हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सेंट्रीफ्यूज, इसमें हमने कल इसके डायग्राम तक डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हाई स्पीड पर ऑपरेट किए जाते हैं। ये स्पीड लगभग 7000 राउंड पर मिनट तक होती है। इसके अलावा इसमें एक मोटर रोटर जो कि एक प्रोटेक्टिव चैम्बर में प्रेजेंट होता है, जिसका रेफ्रिजरेशन तथा इवैक्यूएशन किया जा सकता है। इसमें एक ऑप्टिकल सिस्टम भी होता है। इस ऑप्टिकल सिस्टम से सेंट्रीफ्यूगेशन के समय सेडिमेंटिंग मटेरियल को ऑब्जर्व किया जाता है। इस मेथड द्वारा सैंपल में कंसंट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी समय देखा जा सकता है। आजकल ऐसे सेंट्रीफ्यूज में कई प्रकार के ऑप्टिकल सिस्टम मिलने लगे हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट लाइट एब्जॉर्प्शन सिस्टम, साइलेंस सिस्टम तथा रियली इंटरफेरेंट सिस्टम प्रमुख हैं। इन तीनों सिस्टम में केवल इंटरफेरेंट ऑप्टिकल सिस्टम में डबल सेक्टर सेल्स का यूज होता है, जिनमें से एक में सॉल्वेंट तथा दूसरे में सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं आपका जो न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो इसमें 1937 में टिसलियस ने इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्क्राइब किया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस शब्द से ये ज्ञात होता है कि चार्ज पार्टिकल्स का माइग्रेशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में इस प्रकार होता है। इस प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल्स पर एक निश्चित pH पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में से एक मीडिया से मूव करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है। ट्रैक्शन फोर्स को विस्कस ट्रैक भी कहते हैं। अगर इक्वेशन से बात करें तो इसके जो इक्वेशन है जिससे इसको कैलकुलेट करते हैं Q = FB। यहाँ पर E बराबर स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल्स, Q बराबर नेट चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, F बराबर फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, P बराबर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ओम लॉ यह बताता है कि वोल्टेज तथा करंट रिलेटेड होते हैं। इनमें R को रेजिस्टेंस माना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कांस्टेंट रखते हैं और ऐसी स्थिति में पार्टिकल्स की वेलोसिटी इसके नेट चार्ज व उसके फ्रैक्शनल कोफिशिएंट पर निर्भर करती है। कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, ग्लूटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड आदि में आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं।
इसलिए वे किसी भी निश्चित pH पर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहते हैं। या तो कैटायन या एनायन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में से ये चार्ज पार्टिकल्स या तो कैथोड या एनोड की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं और ये उनके चार्जिंग के नेचर पर निर्भर करता है। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहा जाता है। कुछ इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट चार्ज पर तो कुछ मेथड मॉलिक्यूल्स के साइज पर डिपेंड करती है। इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस को इलेक्ट्रोलाइसिस की कंप्लीट फॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। जो सैंपल सेपरेट किए जाते हैं उन्हें किसी उचित डाई द्वारा स्टेन किया जाता है या इसके लिए ऑटो रेडियोग्राफी का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। आजकल अनेकों इलेक्ट्रोफोरेटिक इक्विपमेंट्स मिलने लगे हैं जो दिखने में काफ़ी अलग अलग दिखते हैं, लेकिन प्रत्येक में बेसिक डिजाइन कॉमन होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक व एक पावर सप्लाई। इलेक्ट्रोफोरिक टैंक्स वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल रूप में कॉमर्शियली मिल रहे हैं। एक अच्छी डिजाइन वाले टैंक में बफर के इवापोरेशन को रोकने के हेतु एक कवर होता है जिसमें एक स्टेबलाइज्ड वोल्टेज सप्लाई आवश्यक है। इसके साथ साथ पूरे इक्विपमेंट में कुछ सेफ्टी डिवाइस भी आवश्यक होती हैं जिससे हाई वोल्टेज आने पर एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ सैंपल को एक सपोर्टिंग मीडियम से गुजारा जाता है। कई सपोर्टिंग मीडिया आजकल मिल रहे हैं, ये निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर अत्यंत यूजफुल व सुविधाजनक मीडियम है जिसका यूज कई सालों से होता आ रहा है। आज भी इसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए उचित मीडियम माना जाता है। फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे पेपर के रैंडम स्ट्रक्चर के कारण सेपरेशन में इरेगुलरिटी आ जाती है। दूसरे, सेलुलोज के पोलर नेचर के कारण कुछ एब्जॉर्प्टिव इफेक्ट दिखते हैं जिनसे सेपरेटेड जोन्स में कभी कभी असफलता मिलती है। तीसरी कमी यह है कि सैंपल के डिफ्यूजन के कारण जोन्स की चौड़ाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। इसे बेटर सपोर्टिंग मीडियम इसलिए माना जाता है कि क्योंकि इसमें पोर का स्ट्रक्चर ज़्यादा रेगुलर होता है। इसके द्वारा सेपरेशन 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है। इसमें एब्जॉर्प्टिव इफेक्ट भी मिनिमम होते हैं तथा सैंपल की बहुत थोड़ी मात्रा की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन को तेल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डुबोकर ट्रांसपेरेंट भी किया जा सकता है जिससे उसमें डेंसिटी एक जैसी ही दिखे। इसके बावजूद इस विधि में इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोटिक इफेक्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, जेल। जेल्स की कई वैरायटीज इस टेक्निक के लिए डेवलप की गई हैं जिससे सॉलिड सपोर्ट मीडिया के कुछ डिसएडवांटेज से बचा जा सकता है। प्यूरिफाइड अगर का यूज एक बफर्ड इलेक्ट्रोलाइट में एक निश्चित कंसंट्रेशन में करके हम सैंपल्स को या तो एक से छोटे गड्ढे में या जेल को काट कर किया जा सकता है। एग्रोज एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो एग्रोवाइज की बेसिक रिपीटेड यूनिट का बना होता है। एग्रोज का
जनरली यूज 1% से 3% के बीच कंसंट्रेशन में किया जाता है। एग्रोसॉल जेल बनाने के लिए ड्राई एग्रोस को एक्वस बफर में डालकर मिक्सचर को उबाला जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक एक क्लियर सॉल्यूशन ना बन जाए। अब इसे पलटकर ठंडा किया जाता है जिससे एक रिजिड जेल बन जाता है। एग्रो जेल का यूज प्रोटीन्स व न्यूक्लिक एसिड दोनों की इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए होता है। नेक्स्ट, स्टार्च जेल। ऊपर लिखे सभी मीडिया में पोर साइज बड़ा होता है जो सेपरेशन प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं करता, लेकिन स्टार्च तथा पॉलीक्रिमाइड जेल्स में पोर्स का साइज रेस्ट्रिक्टेड होता है। स्टार्च जेल बनाने के लिए स्टार्च को किसी उचित बफर व हीट करके बॉइलिंग वाटर बाथ में तब तक डाले रखते हैं जब तक मिक्सचर ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। इसमें एक वैक्यूम अप्लाई करके एयर बबल्स को रिमूव कर दिया जाता है और सॉल्यूशन को तेजी से एक गर्म ट्रे में पलट दिया जाता है। जब इसे ठंडा करते हैं तो करीब 5 mm वाटर जेल तैयार हो जाता है। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत इसके इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स में फिल्टर पेपर, सेलुलोज, एसीटेट मेम्ब्रेन, जेल्स तथा स्टार्च जेल को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।